नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। जो है हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है धातु तथा अधातु। इसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, जिसमें हमने धातुओं की अभिक्रिया देखी थी वायु के साथ और धातुओं की अभिक्रिया देखी थी जल के साथ। धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया में हमने देखा कि जब किसी धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो आपके धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। इस तरीके से एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। कुल मिला के धातु को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। अब कुछ धातु ऑक्साइड आपके ऐसे होते हैं जो अम्ल के साथ भी रिएक्शन करते हैं और जो आपके क्षार के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइडों को कहा जाता है क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड, जिनको हम एम्फोटेरिक भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। इसके बाद हमने देखा था जो धातु ऑक्साइड, उनके बाद हमने देखा कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, जिसमें हमने 4 ट्रिक्स पढ़ी थी। कौन कौन सी? कि जब धातु आपके गर्म जल से अभिक्रिया करती है तो ऐसी कौन सी धातु है जो आपकी गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो गर्म जल के साथ नहा के मजा आ गया, यानी कि मैग्नीशियम करेगी गर्म जल के साथ। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करेगी? तो ठंडे जल से नहा के कांपते हैं, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इसके बाद तीसरा था कि भाप के साथ अभिक्रिया कौन सी धातु करेगी? तो आपके अल्फांसो, जो कि आपके मैंगो की एक किस्म है जिसके भाव जो है आसमान को छूते हैं। भाप और भाप दोनों आसमान को छुए, यानी कि आपके अल्फांसो से बना आपके एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों किसके साथ अभिक्रिया करेगी? भाप के साथ अभिक्रिया। और चौथा हमने देखा ऐसी धातुएं जो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करती हैं। ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं? तो सोना, चांदी कॉपी करके जल से नहीं लड़ते हैं, यानी कि सोना, चांदी, कॉपर और लेड यानी कि पीवी, ये आपके वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो ये सारा डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट क्लास के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम थर्ड वाला देखेंगे कि धातुओं की अम्ल के साथ रिएक्शन और धातु की धातु लवण के साथ रिएक्शन, ये जो है आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आयनिक यौगिकों की, आयनिक कंपाउंड्स की। तैयार है आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया पर आ जाते हैं। ये कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। थर्ड नंबर लेते हैं आज, धातुओं की अम्ल के साथ रिएक्शन। देखो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। अम्ल होते हैं जो आपके H+ आयन देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH। ये क्या है आपके? ये हैं सारे के सारे अम्ल, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में एसिड कहते हैं, H+ आयन देते हैं। अब हमने क्या करा कि जो है अपन को सबसे पहले पढ़ना है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को देखना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है कोई सा एक धातु ले ली, उसकी किसके साथ रिएक्शन करा दी? किसी एसिड के साथ। जैसे मान लो कि मेरे पास है क्या? जिंक। ये क्या है? आपकी धातु। इस जिंक की रिएक्शन मैंने करा दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहां पर आपके क्या बन जाएगा? ZnCl2 प्लस H2 गैस। यानी कि आपकी जब धातु की अम्ल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? लवण का तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि धातु की जब अम्ल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो आपके हाइड्रोजन गैस बनती है। देखिए यहाँ पर धातु क्या है? जिंक।
अम्ल क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। यहाँ पर ZnCl2 क्या है आपका? लवण। और H2 क्या है? आपके H2 गैस है। आई क्या नहीं आई बात समझ में? अब मान लो इसी जिंक की मैंने रिएक्शन करा दी किसी दूसरे एसिड के साथ। दूसरा एसिड का नाम बताओ चलो मुझे फटाफट से। सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ले लिया H2SO4। क्या है ये? आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसे अपन बैटरी एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस आपके हाइड्रोजन गैस। क्या बन जाएगी? आपके ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि ये क्या है? आपकी धातु है। ये क्या है? आपका अम्ल है। और यहाँ पर ये क्या बन गया? ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो धातुओं ने अम्ल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्सर्जित की। आई बात समझ में? चलिए देखिए इधर यहाँ पे कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो यहाँ पर धातु की रिएक्शन कराई तनु अम्ल के साथ। देखो तनु और सांद्र में क्या डिफरेंस है? तनु को अपन कहते हैं डाइल्यूटेड। तनु को क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड कहते हैं। और सांद्र को कहते हैं कंसंट्रेटेड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तनु का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आपने ऑरेंज जूस लिया, एक तो होता है प्योर ऑरेंज जूस और एक होता है कि उस ऑरेंज जूस में तुमने पानी मिला दिया, तो वो प्योर नहीं है भाई, उसमें तो पानी की मात्रा हो गई। तो अगर किसी एसिड के अंदर अपन थोड़ा सा पानी मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? तनु यानी कि डाइल्यूटेड हो जाता है। हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, जिससे एकदम से जो है रिएक्शन नहीं हो कि भाई एकदम से जलाए नहीं। सांद्र होता है कंसंट्रेटेड कि बिल्कुल प्योर हो, उसमें कोई पानी की मात्रा नहीं हो, उसे अपन कहते हैं सांद्र। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर धातु ने जब अम्ल के साथ रिएक्शन की तो कौन सी गैस मिली? हाइड्रोजन गैस का निर्माण जो है हुआ। जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दी किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आप खुद से भी रिएक्शन बनाना और करना सीखा करो। जैसे मैंने अभी बनाई कि जिंक की मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी कर दी, जिंक की मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर दी। ऐसे आप भी रिएक्शंस को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन की तो आपका क्या बन गया? जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। देखिए कुछ धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। देखो यहाँ पर ये क्या हुआ कि आपके मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन की तो आपके हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से निकली। तो इस तरीके से मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ। इस तरीके से आप जिंक की जो है HCl के साथ करा सकते हैं, जिंक की आप H2SO4 के साथ करा सकते हैं। तो आपको कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मिलेगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि आपके नाइट्रिक अम्ल जो होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? शोरे का अम्ल भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। जब धातु के साथ अभिक्रिया इसकी कराते हैं, देखो अपन ने कुछ एसिड्स पढ़े थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? आपके जो नाइट्रिक एसिड होता है, जब इसकी धातु के साथ रिएक्शन करा दी, मान लो यहाँ पर कोई धातु है, इसकी रिएक्शन करा दी नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं मिलती, यानी कि उत्सर्जित नहीं होती। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो ये जो है ना अपने पास नाइट्रिक एसिड, ये क्या करेगा? जो हाइड्रोजन गैस बन रही है ना उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, यानी कि ये प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक क्या होता है? जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दे, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जोड़ दे। ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीकरण का मतलब पहले चैप्टर में पढ़ा था, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दे। तो ये क्या करता है? ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना,
इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। अब इसका ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीकरण किया, तो आपकी ये जो हाइड्रोजन गैस है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? वाटर में परिवर्तित हो जाती है। और खुद ये जो है वो क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। खुद क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है, क्योंकि सामने वाले का जब ये ऑक्सीकरण कर रहा है तो खुद का तो क्या होगा? उसका अपचयन ही तो होगा। तो यहाँ पर ये खुद अपचयित हो जाएगा और इस हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा? ऑक्सीकृत कर देगा। इसी वजह से ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके जो है हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी नहीं। तो आपके ये जो नाइट्रिक एसिड है वो काम ही नहीं करेगा धातु के साथ, हाइड्रोजन गैस ही नहीं बनाएगा, क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो गई पानी में। और अपन ने क्या देखा कि धातुएं जो है अम्ल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती है। लॉजिक तो हमने यही देखा ना। तो देखिए कि आपके नाइट्रिक एसिड जब धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड आपका एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपके वाटर में जो है इसको चेंज कर दिया और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है N2O। तो इनकी फॉर्म में जो है क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। कौन? नाइट्रिक एसिड। तो आपके नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? धातु के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आ गई बात समझ में? तो ये तो बात हुई अपनी धातुओं की अम्ल के साथ रिएक्शन की। देखो तीन चीजें पड़ी हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों में। सबसे पहला धातुओं की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन यानी कि वायु के साथ अभिक्रिया, दूसरा धातुओं की आपके पानी के साथ अभिक्रिया, तीसरा धातुओं की एसिड के साथ यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर धातु की धातु लवण के साथ अभिक्रिया। देखिए आगे चलते हैं। अब अपन यहाँ पर जो है चौथे नंबर पे पढ़ने वाले हैं लवण के साथ अभिक्रिया, यानी कि किसी धातु का जो लवण है उसके साथ धातु की रिएक्शन करा दी। तो देखो क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? चौथे नंबर पे अपन पढ़ेंगे धातु लवण के साथ अभिक्रिया। देखो भाई, आपने कोई धातु ली, वो एक्सपेरिमेंट याद है आपको? विस्थापन अभिक्रिया वाला। विस्थापन अभिक्रिया में अपन ने क्या किया था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि आपने एक जो है बीकर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने लोहे की कीलें डाली नहीं डाली? फिर आपने जब 20 मिनट बाद उन कीलों को बाहर निकाला तो आपने देखा कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो हल्का मलिन जो है हरे रंग का हो गया और जो कीलों का रंग था वो कैसा हो गया? ब्राउन। तो हमने क्या कहा था कि इस विस्थापन अभिक्रिया के अंदर जो आपका आयरन है उसने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये हमने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था ना। सेम चीज यहीं पे आपको देखनी है। देखिए जैसे मेरे पास कोई धातु है, ये धातु है, इसकी रिएक्शन कराई धातु लवण के साथ। जैसे मान लीजिए मेरे पास धातु लवण क्या है? CuSO4 है। तो यहां पर मेरे पास क्या बन गया? FeSO4 और अपनी जो धातु है वो अपन को प्राप्त हो गई यानी कि Cu। अब यहां पर क्या हुआ कि आपके ये क्या हो गया? ये है आपकी धातु। तो जब धातु की और ये क्या है आपका? धातु लवण। क्या है? धातु लवण है। इसकी रिएक्शन कराई तो आपके क्या बन गया? यहाँ पर जो है इस अधिक अभिक्रियाशील धातु ने कम क्रियाशील धातु को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह पे आके बैठ गया। और इस तरीके से आयरन सल्फेट या फिर अपन इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गया और धातु जो है अपन को अलग प्राप्त हो गई। तो ये क्या हुआ? आपका धातु मिल गई अलग से। सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर अपन करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला। अब देखिए आप कहेंगे कि मैम
सक्रियता श्रेणी क्या है? ये आप कह रहे हो कि आपके जो आयरन है वो अधिक सक्रियताशील धातु है, उसने इस कॉपर को कम क्रियाशील को प्रतिस्थापित कर दिया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है? तो ये सक्रियता श्रेणी मैं आपको बताऊंगी, आपको उसमें पता चलेगा कि कौन सी धातु ज्यादा सक्रिय होती है, कौन सी धातु आपकी कम सक्रिय होती है। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में? अब देखो, मान लो कि ये तो हुआ अपना पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, यानी कि ये क्या है, धातु लवण। इसमें मैंने डाल दिया क्या, जिंक। अब ये जो जिंक होता है ना बच्चे, ये इस आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो आपके ये जिंक क्या कर देगा, इस आयरन को प्रतिस्थापित कर देगा और खुद उसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा। अब आप कहेंगे कि इस जिंक ने इस आयरन को कैसे प्रतिस्थापित कर दिया? क्योंकि जिंक जो है इस आयरन से क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। आई बात समझ में? चलिए देखिए एक बार, धातु की धातु लवण के साथ अभिक्रिया। तो जब धातु ए की बी लवण विलयन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ए का लवण विलयन अपन को मिलता है और धातु अलग से मिलती है। जैसे आपके CuSO4, इसमें अपने लोहे की कीलें डाली तो आपने जो है इसको कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, किसने, आयरन ने, और अपना फेरस सल्फेट यहां पर बन गया। आ गई बात समझ में? ये हुई आपकी चौथे टाइप का रासायनिक गुणधर्म किसका, धातुओं का। तो चारों जो है हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, वायु के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु लवण के साथ अभिक्रिया। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरे चीजें समझ में आ गई। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को आप देख लीजिए। ये अपन पहले चैप्टर के अंदर भी कर चुके हैं कि आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें लोहे की कीलों को डाला। 20 मिनट के बाद आपने क्या देखा, जब कीलों को बाहर निकाला तो कील का कलर जो है आपका कैसा हो जाता है, कील का जो कलर है वो आपका ब्राउन कलर का हो जाता है और जो सॉल्यूशन का कलर है वो भी आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को समझने के लिए कि आपके जो जिंक है उसने आयरन को प्रतिस्थापित किया, आयरन ने आपके जो है कॉपर को प्रतिस्थापित किया, तो ये किसके बेसिस पे किया, तो उनकी सक्रियता के क्रम के बेसिस पे। तो अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपकी सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी सीरीज है जिसमें धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में लिखा जाता है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से कम की ओर, कम से ज्यादा जाते हैं वो तो क्या है आपका आरोही क्रम होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। जब अपन घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे अगर मैंने गिनती लिखी 1 2 3 4 या फिर ऐसे लिखी 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ आपका आरोही क्रम हुआ। लेकिन अगर मैंने गिनती लिखी 4 3 2 1, तो ये क्या हुआ आपका अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में, है कि नहीं। तो आपके जो आपके धातुएं होती हैं उनको उनकी रिएक्टिविटी के अवरोही क्रम में लिखा जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब इस सक्रियता श्रेणी को याद करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक आप लोगों के लिए, मजा आ जाएगा तुम्हें। इस ट्रिक के साथ इस सक्रियता श्रेणी को याद करोगे तो जिंदगी भर याद रहेगी, अदरवाइज भूल जाओगे, रटोगे तो। तैयार हो आप लोग? देखिए सक्रियता श्रेणी के लिए आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या है आपकी कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है, कौन होगा। और यहां से मैं यहां लिख रही हूं, आगे आएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये दोनों हैं सबसे नीचे आएंगे, यहां पर जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख दिया है, ये सबसे नीचे आएंगे।
अब देखो, जब इस श्रेणी में सीरीज में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका क्रम जो है, इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम कम होता जाता है। अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरी सीरीज में जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो कौन सी है, तो क्या बताओगे? कौन है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील? ऑब्वियस सी बात है, पोटेशियम है, के है। के को ही अपन पोटेशियम कहते हैं क्योंकि अपन ने इनको अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में लिखा है, यानी कि ये वाली जो धातुएं हैं वो क्या है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। ये जो धातु है ये क्या है, आपकी मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। अब ये हाइड्रोजन तो क्या है बच्चा लोगों, आपका अधातु है। हाइड्रोजन क्या है, आपकी अधातु। लेकिन इस सक्रियता श्रेणी के अंदर इस हाइड्रोजन को भी स्थान दिया गया है। इस हाइड्रोजन के बाद आने वाली जो धातुएं हैं वो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, यानी कि बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या थी याद करने के लिए, मैं यहां पर लिख देती हूं, आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। आलू जरा फीके पकाता है। एग्जाम में नहीं लिख के आनी बच्चा लोगों, ये ठीक है, कहीं एग्जाम में लिख दो। ये आपको याद करने के लिए केवल कौन होगा आगे आएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, अभिक्रियाशीलता का क्रम है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो गई आपकी, पोटेशियम। देखो ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, मरकरी, आपके एजी अर्जेंटिनम चांदी और एयू औरम यानी कि सोना। आ गई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। मध्यम अभिक्रियाशील धातु मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। निम्न अभिक्रियाशील धातु कॉपर, मरकरी, सोना, चांदी। आ गई बात समझ में? अब देखिए, अब उसे जो है अपन ने अभी धातु लवण के साथ जो रिएक्शन करी थी उसको समझो। मैंने क्या लिखा था कि CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल टू आपका FeSO4 प्लस Cu, ये लिखा था। अब इस रिएक्शन को समझो। आपके Fe जो है, क्या ये इस Cu को प्रतिस्थापित करेगा या नहीं करेगा? देखो, जो ज्यादा पावरफुल होता है वो कम पावरफुल वाले को लात मारता है और उसकी जगह पे आके बैठ जाता है। ऐसा ही होता है भाई, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कहीं पे भी देख लो, किसी भी चीज में जो ज्यादा शक्तिशाली है, जो ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास ज्यादा पावर है, वो कम पावर वाले को निकाल देता है वहां से। अब यहाँ पर इस सीरीज में देखो, ऊपर कौन आ रहा है, आयरन और कॉपर में से। तो देखो आयरन ये रहा आपका Fe और कॉपर बेचारा ये रहा। तो कॉपर तो सीरीज में नीचे आ रहा है, यानी कि कम अभिक्रियाशील है। तो ये जो है आयरन आराम से इसकी जगह पर आके इसको लात मार सकता है। अब इसको जो है लात मारी और खुद ने क्या बनाया, FeSO4। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने डाल दिया अगर जिंक, तो क्या मुझे बताओ ये जिंक इस आयरन को प्रतिस्थापित कर सकता है या नहीं कर सकता? देखो, जिंक आपके सीरीज में ऊपर है और Fe आपके सीरीज में नीचे है, यानी कि आयरन इस जिंक से क्या है, कम अभिक्रियाशील है। भाई इसको इसने जल्दी से अपनी औकात याद दिला दी कि देख ले तू, सीरीज में मेरे से नीचे है। तो आराम से जिंक जो है इस Fe को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और ZnSO4 प्लस Fe अपना बन जाएगा। तो अब रिएक्शन समझ में आई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और भी बढ़िया से। और अब समझ में आया धातु की धातु लवण के साथ अभिक्रिया। आ गई चीज समझ में? तो ये क्या है, आपकी सक्रियता श्रेणी होती है। देखिए सक्रियता श्रेणी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन होगा आगे आएगा।
कौन कौन सी धातु है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद कॉपर, मरकरी, फिर आपका चांदी और फिर सोना। ये क्या है? ऊपर वाली आपकी ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, बीच वाली मध्यम अभिक्रियाशील धातु है और फिर निम्न अभिक्रियाशील धातु है। यानी कि इनको घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में हमने लिख दिया। आ गई बात समझ में? तो ये हुई आपकी सक्रियता श्रेणी। अब अपन यहां पर आते हैं आयनिक यौगिकों के बारे में, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयनिक कंपाउंड आपके क्या होते हैं? देखो, आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि आपके जो धातु है वो बड़ी ही क्या है? दानवीर है। धातु क्या करती है? अपना इलेक्ट्रॉन अधातु को दे देती है और उसके साथ जुड़ के एक यौगिक का निर्माण करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। बेसिकली आपके जो धातु है, आपके वो धातु से इलेक्ट्रॉन अधातु पर चले जाते हैं, उससे अपन कहते हैं आयनिक यौगिक का निर्माण। यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके सोडियम क्लोराइड का निर्माण। देखो, इस चीज को यहां पर समझो। सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका क्या है? NaCl। ये क्या है? आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक क्या होता है कि जब धातु अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? अधातु को दे दे और एक यौगिक का निर्माण कर ले, उसे अपन कहते हैं आयनिक यौगिक। यहां पर ये आयनिक यौगिक कैसे है? देखो, सबसे पहले सोडियम जो है आपके कितने नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है? तो देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम कितने नंबर पे आया? 11 नंबर पे। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। टोटल काउंट करो, 11 इलेक्ट्रॉन हुए या नहीं हुए? 2, 4, 6 और 4 10 और 1 11। भैया हो गए इसके तो 11 इलेक्ट्रॉन। अब अपन आते हैं Cl पे। तो देखो, यहां पर क्लोरीन, क्लोरीन का जो है आप परमाणु क्रमांक बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद देखो, इसको कैसे याद करोगे? है ही लाई BV का नो में 2 आ जाएंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। है ही लाई BV का नो, फे नी ना मंगायो आलू सी पस, यानी कि सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। तो सिप्स कलर से आपका है क्लोरीन, कलर और का। तो क्लोरीन आपका आता है 17 पर। कितने पर? 17 पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। काउंट करो, क्या 17 हुए या नहीं हुए? 2, 4, 6, 4, 10, 12, 12 और 5 17। यानी कि हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सही लिखा है दोनों का। अब देखिए, आयनिक यौगिक का मतलब क्या हुआ कि आपके धातु अधातु को क्या देगी? इलेक्ट्रॉन देगी। धातु क्या है अपने पास? सोडियम। सोडियम क्या होती है भाई? धातु होती है। क्लोरीन क्या होती है आपकी? अधातु होती है। यानी कि सोडियम क्या करेगा? इस क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। सोडियम क्या करेगा? इस क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन जो है देगा। अब देखिए, यहां पर मेरे पास क्या है? ये सोडियम है और यहां पर मेरे पास क्या है? ये क्लोरीन है। इनके आउटर कोश में, इनकी बाह्यतम कोश में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो, इनके बाह्यतम कोश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो जल्दी देखो इधर, इसके बाह्यतम कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन। कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम कोश में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये इसका बाह्यतम कोश है, तो 5 और 2 7। कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3, 4,
5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मैंने बना दिए। अब इस क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता? भाई अपना अष्टक यानी कि उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए क्लोरीन को चाहिए सिर्फ एक अणु। क्या? क्लोरीन को सिर्फ एक अणु चाहिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक अणु नहीं एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस सोडियम के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये धातु यानी कि दानवीर ये क्या करेगी? अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगी? इस क्लोरीन को दे देगी। तो अब इस क्लोरीन के पास जो है अपना अष्टक कंप्लीट हो गया, तो इसने अपना जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इनके बीच में बंध बन गया और आपके किसका निर्माण हो गया? NaCl का निर्माण हो गया। तो ये यहाँ पर NaCl आपका क्या हुआ? ये है आपका सोडियम क्लोराइड जो कि आपका आयनिक यौगिक होता है। आई बात समझ में कि NaCl आपका कैसे बना, आयनिक यौगिक कैसे बना? ये चलिए देखिए आगे कि आपके आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे हुआ। तो N है सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया अपन ने, परमाणु क्रमांक होता है 11 और बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लोरीन को दे देगा और किसका निर्माण कर लेगा? NaCl का निर्माण कर लेगा। आ गई बात समझ में। दूसरा अपन एक और एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, किसका? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है अपन यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। आप कहोगे मैम उसमें तो NaCl बनाया, यहाँ पे MgCl2 क्यों बनाया? तो देखो इसकी भी बढ़िया थ्योरी है और बढ़िया तरीके से इसमें भी लॉजिक है, अपन इसको भी समझेंगे। देखो मैग्नीशियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2। ठीक है 12 हो गई क्या? कैलकुलेट कर लो, 2 4 6 4 10 और 2 12। अरे भैया सही लिखा है। क्लोरीन का तो हमको पता ही है, क्लोरीन का कितना? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और आपके 3p5। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? क्लोरीन का। अब देखिए कि आपके जो मैग्नीशियम है उसके आउटर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे पास मैग्नीशियम है, इसके आउटर शेल में मैंने बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम क्या है? धातु है। क्लोरीन क्या है? अधातु है। यानी कि ये मैग्नीशियम किसको जो है अपने इलेक्ट्रॉन देगा? इस क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर एक क्लोरीन है जिसके आउटर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। इस क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो भाई ये मैग्नीशियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये तो भाई दानवीर है, देगा ही अपना इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, लेकिन जब मैग्नीशियम ने केवल 1 इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, तो इसके बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन रह गया। तो ये क्या करेगा? अपना जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे क्लोरीन को दे देगा। दूसरे क्लोरीन के बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन? आपके दूसरे जो क्लोरीन है उसके बाह्यतम कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इस दूसरे वाले क्लोरीन को दे देगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को। तो मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन को अपना जो है इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, इसीलिए फिर अपना क्या बन जाएगा? MgCl2 बनता है। आई के नहीं आई बात समझ में? तो इसीलिए अपने आयनिक यौगिक कौन सा बना? MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए 1-1। बात आई समझ में? आयनिक यौगिकों का निर्माण समझ में आया किस तरीके से हुआ कि धातु ने आपके अधातु को क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना। देखो इधर मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण जो है किस तरीके से होगा?
मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। इस मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसको? 2 क्लोरीन को, तो आपके क्या बन गया? Mg+2, और उधर क्लोरीन जो है 2 क्लोरीन को दे दिया, यानी कि Cl2। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका आयनिक यौगिक बन गया। बना सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सीधे बोलेगा कि NaCl आयनिक यौगिक का निर्माण बताइए या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण बताइए, बता सकते हैं। अब अपन आते हैं किस पे? इन आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पे। तो देखो, इनकी जो भौतिक प्रकृति होती है वो कैसी होती है? आयनिक यौगिक कठोर होते हैं तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। जैसे आपके नमक है, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड ही तो है वो, जो आपका साधारण नमक है, तो वो कैसा है? आपका भंगुर प्रकृति का होता है। गलनांक और क्वथनांक जो है इनके क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं ज्यादा? देखो, इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, अधिक होता है। एक तो होता है वीक बॉन्ड, यानी कि 2 नॉर्मल से दोस्त है, एक है बिल्कुल भाई भाई वाले, यार यार वाले दोस्त, तो उनकी दोस्ती को तोड़ना मुश्किल होता है, यानी कि उनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर की, ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। अब इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हैं बहुत स्ट्रांगली, तो ज्यादा जो है आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। गलनांक क्या होता है? जिस पर आपकी जो वस्तु है वो पिघलना चालू कर दे, यानी कि टूटना चालू कर दे, तो इसी वजह से इनके अंतर अणुओं बल जो होता है वो आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। और देखिए आगे आयनिक यौगिकों के और गुणधर्म, क्या इनकी जो घुलनशीलता है, आपके आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन आपके मिट्टी के तेल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि में अविलय होते हैं। ऐसा क्यों? देखो, मान लो कि आपके पास क्या है? NaCl है, ठीक है, वो आपके जल में घुलनशील होगा या नहीं होगा? देखो, होगा। क्यों? देखो, क्योंकि NaCl जब इसको अपन आयनों में विभाजित करते हैं तो Na+Cl- बनता है आयन। इसके आयन क्या बनते हैं? H+ और OH-। ठीक है, अब ये क्या करेगा? NaOH बन जाएगा और HCl बन जाएगा, क्योंकि आपके अपोजिट्स में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो यहाँ पर प्लस वाला माइनस से, प्लस वाला माइनस से बन गया। तो आपके इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया कि आपके जो आयनिक यौगिक है वो जल के अंदर घुलनशील हो गए, क्योंकि जल में आपके आयन प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये जो आपके कैरोसिन है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, इनमें आपके आयन प्रेजेंट नहीं होते, तो जब वो आयनों में टूटेंगे नहीं तो कैसे वो जल में घुलनशील होंगे? जो है इन सब में घुलनशील होंगे, पेट्रोल डीजल में, जब आयन ही नहीं है। तो इसीलिए जल में क्या होते हैं? घुलनशील, और पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, मिट्टी का तेल, इनमें क्या होते हैं? अघुलनशील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में आपके क्या है? गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोसों में विद्युत का चालन नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? देखो, आपके आयनिक यौगिकों का जब जलीय विलयन बनाया जाता है, जैसे आपका NaCl का जलीय विलयन बनाया, यानी कि NaCl को जल में घोल दिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। अपन ने पढ़ा था ना वैद्युत अपघटन विधि में, याद करो। तो उसमें आपके NaCl को भी कर सकते हैं अपन वैसे आयनों में विभाजित। अब इस NaCl को जो अपन ने पानी में घोला और उसमें जो है अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी बैटरी से जोड़ के, तो अब जो है आपके पानी के आयन भी बनेंगे और इसके आयन भी बनेंगे, तो आपके जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, क्योंकि आयनों की वजह से ही, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही, आयनों की वजह से ही, आपके आवेशों की वजह से ही विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। होती है नहीं होती? तो इसीलिए आपके जो है जलीय विलयन के अंदर तो क्या है? इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन परंतु ठोस में ये विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे। जलीय विलयन में आयन होते हैं, इस कारण ये विद्युत का क्या करते हैं? जलीय विलयन के अंदर चालन करते हैं। आई के नहीं आई बात समझ में? यहां तक
बढ़िया लगा पढ़ के? देखिए आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा धातुओं की अम्ल के साथ रिएक्शन। तो जब धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस मिलती है। जैसे आपके जिंक का रिएक्शन करा दिया तुमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपका क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस बनी और जिंक सल्फेट बन गया। ऐसे ही मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दी तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और आपके हाइड्रोजन गैस मिल गई। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ आपको हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो बहुत ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है, जो बनी हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है और पानी का निर्माण कर देता है और खुद जो है नाइट्रोजन के किसी भी अपघटक में जो है परिवर्तित हो जाता है। कौन? आपका नाइट्रिक एसिड। इसीलिए जो है नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती जब अपन इस नाइट्रिक एसिड के साथ धातु की रिएक्शन कराते हैं। दूसरा हमने देखा क्या? तो दूसरा धातु की धातु लवण के साथ रिएक्शन, जिसमें जो अधिक सक्रिय धातु होती है वो कम सक्रिय धातु को सॉल्यूशन में से प्रतिस्थापित कर देती है। जैसे आपके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन की किलो को डाला तो आपके आयरन ने जो है उस कॉपर को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। इससे अपन को धातु जो है कॉपर धातु वो अलग से प्राप्त हो जाती है और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन मिलता है। इसके बाद हमने देखा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? जिसमें धातुओं को उनके अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में लिखा जाता है, उसे अपन कहते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या ट्रिक थी? तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन होगा आगे आएगा। ये क्या है? सक्रियता श्रेणी को याद करने की एक बेहतर सी ट्रिक। इसके बाद हमने देखा आयनिक यौगिकों के बारे में। तो आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं कि आपके जो धातु है वो अधातु को अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है, उसे अपन कहते हैं आयनिक यौगिक। NaCl का निर्माण कैसे हुआ? सोडियम है आपका धातु, क्लोरीन है आपकी अधातु। सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को और Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बनाता है, फिर ये आपस में जुड़ के NaCl का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का निर्माण हुआ। मैग्नीशियम के आउटर शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है और खुद Mg+2 बनाता है और क्लोरीन Cl-2 बना लेता है। इस तरीके से MgCl2 का निर्माण होता है। आ गई बात समझ में? इसके बाद जो है हमने देखा आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में। तो ये आपके ठोस और भंगुर प्रकृति के होते हैं, जल के अंदर विलय होते हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन इनके अंदर अविलय होते हैं। इसके साथ आयनिक यौगिकों के बीच में जो है अंतर अणुक बल ज्यादा होता है, आकर्षण बल, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है? हाई होता है, उच्च होता है। आपके जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके जलीय विलयन में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इनकी विद्युत धारा का चालन करते हैं, लेकिन ठोसों में चालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में आपके आयन प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो आपके आयनिक यौगिक है वो जलीय विलयन के अंदर विद्युत धारा का चालन करते हैं। आ गई बात समझ में यहाँ तक? तो इस प्रकार कंप्लीट होता है धातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। रासायनिक गुणधर्म आपके कंप्लीट हो गए, सारी रिएक्शंस हमने देख ली। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।